हमारी इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप टू लद्दाख पे एलोरा केव्स और कैलाश टेम्पल के एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस के बाद, जो सच में किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं था, अब हम बढ़ रहे हैं एलोरा से 100 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर में एक ऐसी जगह जो 2000 साल पुरानी है, जहाँ 30 से ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स छुपी हुई हैं, अजंता केव्स। We are almost there. Is this interesting thing that happened? एक जिमनी में एक खटिया तो होनी चाहिए। ऊपर डाल देते रहे से एक छोटी वाली। And from here, our journey continues to a place very close to my heart, जहाँ मैं मुकेश को लेके जाने वाली हूँ अपने नानी के घर जलगांव, अपने बचपन के कुछ ऐसे हिस्सों में जो काफ़ी सालों से बिजी लाइफ के चलते कहीं खो से गए थे। इसीलिए तो हम इस रोड ट्रिप पे निकले हैं, टू लिव न्यू मोमेंट्स, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स एंड एट द सेम टाइम रिलिव मेमोरीज दैट वंस शेप्ड अस। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अभी भी तक भी बैलगाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे रास्ते में। तो सबसे पहले तो हम एलोरा से निकले जलगांव के लिए, जो महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। खेतों में पपई लगे हुए हैं, केले लगे हैं, कपास चल रही है, कटाई हो रही है। पीछे स्वदेश का गाना चल रहा था। मैं तुझे लेके जा रहा हूँ काम में जाएगी मेरे गाँव। नाचना भी तो पड़ेगा। अब यह सबसे पहले नानी के घर पहुंच के हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, अपना सारा सामान मुंबा से खाली किया, क्योंकि ये मौके तो हमें बहुत ही कम मिलने वाले हैं इस रोड ट्रिप पे, और अगले दिन ही चल पड़े अजंता के लिए। और एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर से अजंता बस 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पता नहीं क्यों घर से नज़दीक वाली जगह आप हमेशा लेट ही पहुंचते हो। तो हम भी पहुंचे करीब 2 बजे और अजंता 5 बजे ही बंद हो जाता है। कितने चार्जेस हैं? बस टिकट इन द बस होता है 25 रुपीज़ पर हेड होता है। अच्छा, ओके। जो आपको बस में मिलेगा। तो ये आपको केव नंबर 1 के नीचे ले जाके ड्रॉप कराएगा। अच्छा। 1 से 27 की आपको बाई वॉक घूमना है। तो अजंता की वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्स को केव्स तक नहीं लेके जाने दिया जाता। यहाँ पार्किंग से शटल बसेस चलती है, विच इज़ अ लिटिल फन राइड। वाघोरा नदी के किनारे से फॉरेस्ट के बीच से जाते हुए आप अजंता पहुँचते हो। ये पूरी जर्नी 4 किलोमीटर की है। और फिर यहाँ से हमने शुरू की अपनी जर्नी। एंड मेक श्योर आप यहाँ आ रहे हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ्स और शूज़ पहन के आना, क्योंकि काफ़ी वॉकिंग करनी पड़ती है। चढ़ना है अभी। अब केव्स दिखना चालू हो चुका है। अभी भी काफ़ी दूर चलना है। एक्चुअली कड़ाके की धूप है। इट वाज द सेम यस्टरडे। ब्रिटिश आर्मी जब हंटिंग करने आई थी जंगल में, दैट्स द टाइम जब उन्होंने ये केव्स डिस्कवर किए थे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये केव्स बिल्कुल ही जंगलों से घिरी हुई है। तो ये 7th सेंचुरी के बाद असली में इन जंगलों में कहीं छुप सी गई थी, और इसकी रीडिस्कवरी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अजंता लगभग 1000 साल तक घने जंगलों के अंदर छुपा रहा। फिर 1819 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ हंटिंग के लिए निकले हुए थे वाघोरा रिवर की वैली में। तब उनकी नज़र अचानक से एक क्लिफ पर पड़ी, जो एक आर्च डोरवे था, और जो क्लियरली नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्यूरियोसिटी में वो उस क्लिफ की तरफ चढ़ गए, और अब वो अंदर गए तो उन्होंने डिस्कवर की अजंता की केव नंबर 10, जो एंशिएंट बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल था। और ये मोमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में अजंता की रीडिस्कवरी माना जाता है। इस डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने अजंता पे रिसर्च शुरू की, और धीरे धीरे दुनिया को पता चला कि जंगल के अंदर बुद्धिस्ट आर्ट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर छुपा हुआ था। और आज
अजंता को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है और ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एंशिएंट आर्ट साइट्स में से एक माना जाता है। This is so massive. I can only imagine यहाँ पे लोग कैसे आते थे, रहते थे। I mean, middle of jungle. कितने 26 केव अभी है। 26 caves. तो अजंता की ये केव्स एक ही क्लिफ के अंदर बनाई गई हैं, जो एक घोड़े के नाल जैसी दिखाई देती है अगर आप इसे ऊपर से देखते हो। और यहाँ टोटल 30 केव्स हैं, जिनमें से 4 आज भी इनकम्प्लीट हैं। और ये सारे केव्स 2 फेजेस में बने थे, हिनायाना और महायाना। सबसे पहले आता है हिनायाना फेज, जो लगभग 2nd सेंचुरी BC का है। और इस फेज में लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। इस वक्त बुद्धिज़्म अपने इनिशियल फॉर्म में था और यहाँ बनाए गए सारे केव्स का फोकस था सिंप्लिसिटी और मेडिटेशन। हिनायाना केव्स में आपको दिखाई देते हैं चैत्य हॉल्स, जिन्हें प्रेयर हॉल्स भी कहा जाता है, और स्तूपास, जो बुद्धा को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है महायाना फेज, जो लगभग 4th से 6th सेंचुरी के बीच का है। ये वो टाइम था जब अजंता अपने पीक पर था और अब यहाँ के केव सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि ग्रैंड मोनेस्ट्रीज बनने लगे थे। और सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब बुद्धा को एक डिवाइन फिगर के रूप में दिखाया जाने लगा था। और इस फेज़ में आपको दिखाई देते हैं विहाराज, मोनेस्ट्रीज विथ लिविंग सेल जिसमें मंक्स रहा करते थे, डिटेल्ड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा, डेकोरेटेड पिलर्स एंड सीलिंग्स। और यहाँ की पेंटिंग्स में आप देख सकते हो जता का टेल, रॉयल लाइफ और बुद्धा के जीवन की कई सारी कहानियाँ, जिन्हें नेचुरल पेंट से बनाया गया था। तो आप कह सकते हो कि हिनायाना ने अजंता को शुरू किया और महायाना ने उसे एक मास्टरपीस बना दिया। और ये है यहाँ की सबसे फेमस पेंटिंग। वी वर रियली क्यूरियस टू सी दिस वन। इसका नाम है बोधिसत्व पद्मपानी, जिसको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। जो कंपैशनेट फॉर्म ऑफ अवलोकितेश्वरा है, जिनके हाथ में कमल का फूल है। ये पेंटिंग 5th सेंचुरी में बनाई गई थी। द हाफ क्लोज्ड आइज, डेलिकेट ज्वेलरी, काम एक्सप्रेशन बहुत आइकॉनिक लगता है। I mean, 1500 साल पुरानी होने के बाद भी एक्सप्रेशंस इतने लाइवली फील होते हैं। Can you believe this was painted 2000 years back with the natural colors? नेशनल कलर्स अभी तक है। Yes. इतने हजार साल बाद। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पेंटिंग्स बनाई कैसे जाती थी उस समय में, जो आज भी इतनी ज़्यादा फ्रेश और सुंदर दिखाई देती है, तो ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये साइंस, आर्ट और पेशेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इस आर्ट टेक्निक को फ्रेस्को कहा जाता है। और ये पेंटिंग सीधा रॉक्स पे नहीं बनाई जाती थी। पत्थर के ऊपर पहले एक मल्टी लेयर्ड प्लास्टर लगाया जाता था, जिसमें पहली लेयर होती थी मिट्टी, क्ले, सैंड और डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, और दूसरी लेयर पे आता था फाइन लाइन प्लास्टर, जो इसको एक बिल्कुल स्मूथ फिनिश देता था। और उसके बाद आर्टिस्ट उस पर नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ करके पेंटिंग बनाया करते थे। एक्रोस्टिक्स इतने परफेक्ट है दैट एको इज, अगर तुमने एक बार बोला तो 5 सेकंड तक तो रह रहे हैं। नहीं? And with your bass in your voice. Let me try. Om. Yeah. Om. ये वही रॉक्स हैं। आई थिंक इसको तोड़ के वही निकलता होगा। एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, ऐसे कई सारे स्टोन्स हैं इसके अंदर।
वो दिख रहा है। You can see few of the stones shiny also like that. आज जो हम अजंता को इतनी खूबसूरत और वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में देख पा रहे हैं वो उन लोगों की मेहनत की वजह से है जो इन्हें आज तक संभाले रखे हैं। इन केव्स का मेंटेनेंस करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ हर चीज़ काफ़ी केयरफुली मैनेज की जाती है, लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन की जाती है ताकि पेंटिंग्स और स्ट्रक्चर्स सेफ रहे। कैन यू सी पूरी दीवार पे डिफरेंट मुद्राओं में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है। Yeah, different mudras of Buddha. I mean, you need one whole day, just like that, normally घूमने के लिए. One Ajanta, one whole day for Ellora. The best part about Ajanta caves is they have installed few lights जो अच्छे से दिख पाती है बुद्धा की मूर्ति. And can you see the depiction of mountain goats? यस, Everywhere the mountain goats are there, and still today you can see mountain goats in this jungle region, and valleys. Yes. क्योंकि अजंता की पेंटिंग्स बहुत ही डेलिकेट है, इंडिया ने इनके कंजर्वेशन के लिए जापानीज एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली है, जहां उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके पेंटिंग्स को क्लीन किया है, प्रिजर्व किया है, बिना किसी ओरिजिनल आर्ट को डिस्टर्ब किए। और शायद इसीलिए अजंता सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट ही नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे जनरेशंस ने संभाले रखा है ताकि हमारे साथ साथ आगे आने वाली जनरेशंस भी अपने भारत के इतिहास को नज़दीक से महसूस कर सके। और जब आप अजंता केव्स के बाहर वॉक कर रहे होते हो तो आपको दिखता है कि ये सिर्फ केव्स ही नहीं है बल्कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर बसी हुई एक अलग ही दुनिया है। और यहाँ हर केव से आपको एक नया व्यू दिखाई देता है। और अगर ध्यान से सुनो तो नीचे से बहती पानी की आवाज़, आसपास चिड़ियों की आवाज़ और ऊपर से ये सॉलिड बसाल्ट के क्लिफ, ये सब मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो डेफिनेटली मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा होगा। और आगे हमने कुछ दिन मेरे आजी के घर बिताए। जब हम छोटे थे तब हम ऑलमोस्ट हर समर वेकेशन में यहाँ आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए यहाँ आना कम हो गया और फिर ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। और अब करीब 7 से 8 साल बाद मैं वापस आई थी अपनी फेवरेट जगह पर। मुझे लगता है आप उस फीलिंग को ज़रूर समझ पाओगे अपने नानी के घर वापस जाने वाली। लेकिन मेरे लिए ये और भी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि मैं पहली बार ही मुकेश को यहाँ लेके आ रही थी। जिन लोगों को नहीं पता, जलगांव महाराष्ट्र के खानदेश रीजन का एक हिस्सा है और इसे बनाना सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमने यहाँ कुछ दिन बहुत अच्छे से रेस्ट किया, नानी और मम्मी के हाथ का बहुत सारा टेस्टी खाना खाया एंड ऑनेस्टली इस रोड ट्रिप के बीच दिस वाज अ परफेक्ट स्टॉप। और फिर मैं मुकेश को लेके गई अपनी इंटीरियर विलेज के साइड, खेतों में और उन जगहों पे जहाँ मैंने अपने बचपन के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे। ट्रस्ट मी, अपने पार्टनर को उन जगहों पे लेके जाना जिन्होंने आपका बचपन खूबसूरत बनाया हो, वो फीलिंग ही बहुत स्पेशल होती है। मैं उसे हर छोटे से छोटा कोना दिखा रही थी और उनसे जुड़ी सारी कहानियां बता रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद भी फिर से बच्चे बन गए हो। वैसे तो आई हैव ग्रोन अप इन मुंबई, लेकिन मेरी सारी वेकेशंस यही बीता करती थी। जैसे ही गर्मी छुट्टियां लगती थी, नाना जी का फ़ोन आ जाता था और हम अगले दिन यहाँ होते थे। और सच में वो पूरा साल का सबसे बेस्ट टाइम होता था। तो मेरे नाना जी लॉयर थे, इसलिए हम जलगांव सिटी में रहते थे, लेकिन वीकेंड्स पे
वो हमें सारे कजिन्स को खेतों पे लेके जाते थे अपने टिफिन्स के साथ। शायद यही सब मेमोरीज की वजह से आई हैव समवेयर लव्ड द आइडिया ऑफ स्लो लिविंग। मैं खुद को काफ़ी फॉर्चुनेट मानती हूँ कि सिटी में रहते हुए भी मेरे पास एक ऐसी खूबसूरत दुनिया का एक्सेस था। और क्योंकि मुकेश भी कुछ ऐसे ही माहौल से आता है, वो मेरी एक्साइटमेंट को सच में फील कर पा रहा था। शायद इसी वजह से हमारा साथ में ट्रैवल करना भी इतना इजी लगता है। वो दिख रहा है ना, ये पेड़ वहाँ तक अपना वहाँ से चालू हुआ, वो केले से ना। यहाँ पे मकई थी, मक्का। जला दिया अभी काट के पूरा। मैं कितने सालों बाद आई हूँ एक्चुअली। कितने साल बाद? बहुत साल बाद। मम्मी ने बदली है पूरे। तो गया बढ़िया से। रोज के लेके खड़ा रहे। बैंगलोर इतने केले का क्या करोगे? बैंगलोर में मुझे 4 केले खरीदने के लाले पड़ते थे, 50 रुपए में 4 केले। मैं मुकेश को हमारी फैमिली की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह भी लेके गई थी, हमारे गांव का भुवनेश्वरी आश्रम। मम्मी इन लोग तो छुट्टियों में 2-2 महीने इधर ही रहते थे। 2-2 महीने? हाँ। 2 महीने क्या करते थे? जब करते थे, मंत्र पढ़ते थे, सब कुछ सीखते थे। इसलिए मम्मी को इतने मंत्र पता है। They have proper आश्रम ट्रेनिंग। बहुत गहरा है ये तो। ये एक बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह है, जंगल और खेतों के बीच में। हम यहाँ अक्सर आया करते थे और शायद मंदिर और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए जो प्यार है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यही से हुई थी। मुकेश को भी ये जगह बहुत पसंद आई, as he also loves peaceful places. एंड ऑनेस्टली जलगांव में बिताया हुआ ये टाइम ऐसा लगा जैसे हमने इस ट्रिप के नेक्स्ट फेज के लिए खुद को रिचार्ज कर लिया हो। एक जिमनी में एक खटिया तो होनी चाहिए। ऊपर डाल देते रहे से एक छोटी वाली। और फिर आखिरकार वक्त आ ही गया महाराष्ट्र से आगे बढ़ने का, और अब हमारी ये लद्दाख रोड ट्रिप नॉर्थ इंडिया के नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर रही है। बट अब तक की जर्नी पे हमने जितना भी महाराष्ट्र देखा, उससे ये तो पता चल गया कि अब पूरा महाराष्ट्र अच्छे से कुछ दिन या महीनों में तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इस जगह को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने के लिए हम डेफिनेटली वापस आएंगे इस ट्रिप के बाद। Not just because it is my home, but यहाँ के landscapes are incredible. The culture, people are just too warm. और हमारे दोनों का favorite cuisine भी यही से है, which we are going to miss a lot ahead. So Maharashtra has our heart forever. But now it's time to head towards north of India, and we are super excited. So see you soon in the next episode of this 1-year road trip to Ladakh. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ।